बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सुर्खियों के बाद एक अहम खबर की बात करेंगे। प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सिंधिया खेमे के आते हैं और इन पर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया है। ये कहा है कि हुक्का बार बंद करने की बात करने वाले सरकार के मंत्रियों पर लगाम कब लगेगी। दरअसल मंत्री दत्तीगांव का नाम लेकर धमकाने वाली महिला का एक वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी आया था। मंत्री राजवर्धन के समर्थकों के होटल पर तोड़फोड़ को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। अपशब्द वाले वीडियो पर महिला ने अब सफाई दी है कि सोशल मीडिया के जरिए वीडियो फैलाया जा रहा है, ये झूठा है। इस वीडियो से मेरा या दत्तीगांव का कोई लेना देना नहीं है। मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। ये बाद में सफाई आई है। इन सब पूरे प्रकरण के बीच मंत्री खामोश है। उस समय करा था तो लफड़े ही नहीं होते हैं, आते समय तो ये बात ही नहीं आती है। राजवर्धन का है अभी, मेरे को क्या मालूम क्या है। आई उसको बर्बाद करना है, क्या लगता है कि लीजिए ना। आपका होटल है, इनका किसका है होटल? मेरा है। तो आप उस टाइम आईडी नहीं पूछ सकते थे? सब मांगी मैडम, आपने देखा है उसने कितनी बार बोला ओनर को भेजिए। नहीं, ओनर को भेजिए तो उसका तो ओनर को कर्मचारी रहते हैं ना मैडम, ओनर का क्या काम है? ओनर को भेजना चाहिए। ये ओनर को आप मांडी में सुबह से जाया ओनर क्यों आएगा? हम आपके रिसोर्ट पे आने तक नहीं वाले थे, ठीक है? मुझे राजवर्धन ओनर नहीं रहते, हमारा कर्मचारी मैनेजर ही रहता है यहाँ पे। अरे दादा कैसे दे सकते? आप अपने कर्मचारी को हेल्प करिए। हाँ, बस कर्मचारी था, आपको उसको देना चाहिए। you should actually expel them. आप इधर एंट्री कराओ। आपको राजवर्धन जी ने बोला, क्या बोला आपको? राजवर्धन अभी बोलेगा, चलिए आप ऐसा चलने चाहते हैं। नहीं, हम काय के लिए आए? राजवर्धन को भेज दो। ये आप हमारे मंत्री महोदय के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि राजवर्धन जी रोएगा। को अभी ना लेके आती हूँ, रुक जाओ। नहीं तो रोएगा ये कोई शब्द है क्या आपके मंत्री महोदय के बारे में? बता दूं मैं कौन हूँ? हाँ तो बता दो। हाँ तो चलिए ना साथ में। आप बोलेंगे, आप हमारे मंत्री महोदय के बारे में आप ऐसा नहीं हेलो, कह सकते। मंत्री महोदय होगा आपका। हाँ, ये हमारा वो बिल्कुल। आपने इस बार नहीं वोट दे पाए, इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी बता रही हूँ। नहीं, वो सब ठीक है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ बोलिए। मंत्री महोदय होंगे आप। हाँ, ये हमारे माननीय है वो यहाँ की बदनावर के। आप मंत्री मोदी के बारे में आप इसे बात ना करें, अच्छा रहेगा वो। अगर आप ऐसे मंत्री मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, पता है कौन है ये? तो होंगे ना, जानकारी दे रहे हो आप? पता है कौन है? आप जानकारी कहाँ दे रहे हो? मंत्री महोदय से तो बहुत नीचे हैं। आपके मंत्री महोदय ना पैर छू लेंगे। किसके? पूछ लीजिएगा मंत्री महोदय से। हाँ, वो तो अरे चलिए ना, साथ में चलिए, कारण पता चल जाएगा। मंत्री मेरे पैर छू देंगे अभी। अरे मैडम ऐसा भाई साहब हमारे वो आपको भाई साहब का पता है कौन है वो? ये हमारे राजा साहब है वो। राजा आप लोगों की वजह से वो जीतता है। हाँ तो वो है हमारा राजा साहब, बदनाम है। दिल में बसा हुआ राजा साहब हमारे। हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। अब मैं यहीं रहूंगी और दिखाऊंगी राजा साहब को। नहीं तो अभी कैसे बात कर रहे हैं? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला है जो कि मेरे नाम पे फैलाया जा रहा है। यह वीडियो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो का मुझसे और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से कोई लेना देना नहीं है। वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत ही सम्मान करती हूँ। इस वीडियो से मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है और वो लोग जो लोग इसे फैला रहे हैं, मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो पहले जो आपने वीडियो देखा, दरअसल वो पहले आया। इसके बाद जो युवती हैं उनकी फिर से सफाई आई है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी हम आपको नहीं सुनवा सकते, बीप हमने लगाई है। इसी से जुड़ा एक अपडेट और भी है। होटल प्राची श्री में तोड़फोड़ हुई है। होटल में रुकी मंत्री राजवर्धन सिंह के बारे में अपशब्द बोलने वाली इसी महिला जो है, ये इसी होटल में रुकी थी। वीडियो वायरल हुआ था। 20 से ज्यादा लोगों ने यहां पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। होटल पर ताला लगा दिया। होटल मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। बहुत पेचीदा दरअसल ये मामला हो चला है। आपने देखा होटल वाला कितना डिफेंड कर रहा था। वो कह रहा है कि हमारे मंत्री जी हैं, वो माननीय है, राजा साहब हैं। दरअसल राजा दत्तीगांव जिस सीट से वो आते हैं
उन्हें राजा की उपाधि वहां पर मिली हुई है, विरासती राजनेता हैं उनके पिता, और उसके बाद वो, तो खैर ये हिस्ट्री हो गई। प्रेजेंट ये है कि होटल में तोड़फोड़ कर दी किसी ने। नवीन हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं, अनुराग हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, सबसे पहले आप ये अपडेट दें जरा, प्राची स्ट्रीम में तोड़फोड़ हुई है, 20 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि एक बात है कि जो होटल के स्टाफ की हम आवाज सुन रहे हैं वो तो बहुत डिफेंड कर रहे थे कि वो हमारे माननीय हैं, हमारे राजा साहब हैं, हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसके बाद भी तोड़फोड़ वहां पर कर दी गई। नवीन, पूरी जानकारी दीजिए जरा। चलिए, नवीन से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फोन उनका कट गया है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक अपडेट, ये पूरा घटनाक्रम इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और भी करेंगे। एक अपडेट ये भी है कि होटल में तोड़फोड़ कर दी गई है, पर ऑडियो को और वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत समर्पित तो होटल का स्टाफ था कि हमारे राजा साहब हैं, माननीय हैं, उनके बारे में बात मत कीजिए। फिर पता चल रहा है कि होटल में भी तोड़फोड़ कर दी गई। ये पेचीदा मामला, इसे लेकर किस तरह के रिएक्शन अभी मिल रहे हैं अनुराग? देखिए ललित, बिल्कुल कई तरह के सवाल उठकर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो डिफेंड कर रहा था, जो बंदा होटल के जो संचालक थे, उन्हीं की तरफ से बताया जा रहा है कि वीडियो बनाया गया है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि यदि अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिला के द्वारा किया जा रहा था और यदि उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड होटल में रुकने के लिए नहीं दिया था, तो गलती महिला की थी और उसी कार्ड को लेकर ये पूरा का पूरा वाकया निकलकर सामने आया। तो ऐसे में उसी होटल के खिलाफ तोड़फोड़ करना, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या ये वीडियो वायरल करने के पीछे तोड़फोड़ की गई है। राजवर्धन दत्ती गांव के समर्थक वो तमाम लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने होटल में तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक भी हो चला है, क्योंकि कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया और सवाल इस बात को लेकर भी पूछा जा रहा है कि उस महिला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो पहले महिला अभद्र भाषा का इस्तेमाल मंत्री को लेकर करती है, फिर वही महिला अलग से सफाई जारी करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसी तरीके से तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये तमाम तरह के सवाल अब कांग्रेस पूछती हुई जरूर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा मामला, चूंकि मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव से जुड़ा है, इसीलिए पूरा मामला हाई प्रोफाइल भी हो जाता है। हालांकि महिला की तरफ से सफाई आ चुकी है, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक रूप लेता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी ललित। जाहिर तौर पर अनुराग, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जरा एक छोटी सी खबर के लिए हमें कहीं और जाना हो रहा है। भूपेश बघेल इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। सर, उन्होंने इस पर ये बताया कि जो 58% का खर्च हुआ है वो 76% का खर्च ना हो, इसलिए मैं ये 10 बिंदुओं का सवाल खर्च ना हो। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है। फिर बोले मैं तो केवल आदिवासियों के लिए बोली थी, तो आरक्षण केवल आदिवासी के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए था ही। 20% था, उसको 32% हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग का है 12%, तुम्हारा अनुसूचित जाति का है उसे 13% किया गया। पिछड़े वर्ग का 14% था, उसे 27% किया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार 4% उसे प्रावधानित किया गया है। तो आरक्षण की पूरे प्रक्रिया है। और जब विधानसभा कार्रवाई होती है तो राजभवन सीधा सुनाई देता है, वहां स्पीकर लगा रहता है। तो क्या सारे प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी राजभवन को? तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं राजभवन के अधिकारी,
और उस प्रकार से उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। सर, राज्यपाल जो है परसों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मिलने जा रही है, समय मिल गया है। अच्छी बात है, जाना चाहिए, संवैधानिक प्रमुख है, उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्योंकि बार-बार क्योंकि ये राष्ट्रपति से तो मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लेना कहाँ तक? अब मेरी बात नहीं हुई, किस विषय पे बात हो रही है? मुलाकात हुई, इसी पे ही होना है। अच्छी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है 50%, तो वो तो अब वो अनरिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया कि नहीं हो गया? जब उसको आपने ईडब्ल्यूएस को 10% जैसे दिया तो 50% से एक्सीड हो गया, तो वो प्रासंगिक कहाँ रहा? 60% खुद कर लिया। भारत सरकार ने खुद 37% पिछड़े वर्गों को दिया है, तो राज्य सरकार यदि पिछड़े वर्ग 27% दे रहा है तो गलत क्या है? और भारत के संविधान में जो व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जितने जनसंख्या उसके प्रतिशत के अनुसार आरक्षण होगा, तो वही तो हम किए हैं। और भारत सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक, तो हमारे यहाँ जनसंख्या हमने हेड काउंट कराया, उसमें 3.5% आया, हमने 4% दिया है, तो हमारी तरफ से कोई गलती हुई नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, इंदिरा साहनी जो फैसले हैं, उसमें उसे वैसे ऊपर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसमें लिखा गया है राज्य सरकारें यदि विशेष परिस्थिति हो तो आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो हमने यहाँ की जो स्थिति क्या है, 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, 44% जंगल है, वहां वैसे लोगों को जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, 3000 स्कूलें बंद कर दिए, तो लगातार जो आम जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए उसमें लगातार कटौतियां होती रही है विभिन्न कारणों से। तो अब राज्य सरकार यदि ये चाहती है इन कारणों से कि उनके जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए और आरक्षण का लाभ मिले, तो उसमें गलत कहाँ है? और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन किया है, अब कैसे बाहर विरोध करेंगे? तो इसके दो मुंह हुए, विधानसभा में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, करवाते कुछ और हैं। ठीक है, राज्यपाल कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बताया कि ऐसी क्या विशेष परिस्थिति लग रही है जिसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इतने साल हो गए राजभवन में रहते, राज्यपाल के रहते, बस्तर गई, सरगुजा गई, सब जगह घूम रहे हैं, क्या वहां पिछड़े वर्गों की स्थिति उस प्रकार से नहीं है? उसके जीवन स्तर में कौन सा बदलाव आ गया? वैसे भी ये एक फसली राज्य है, कोई दूसरा फसल तो होता नहीं, और इसलिए उसके जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम 2500 रुपये में धान खरीदने का फैसला किया, ऋण माफी करने का फैसला किया, चावल 35 किलो दे रहे हैं, बिजली बिल आधा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो बता रही है चीख चीख के कि हाँ, कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा इस प्रदेश की स्थिति अलग है। और इस बात को यदि राजभवन न समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में भी आज आरक्षण को लेकर सुनवाई, शायद बढ़ गया है। सर 4 साल पूरे हो गए हैं आपके, आप 4 साल की उपलब्धि बता रहे हैं, तो बीजेपी वाले जो है सर अब 4 साल की सफलता बताने के लिए प्रमुख जिलों पर प्रेस वार्ता है। बहुत बढ़िया है, अच्छा करना चाहिए और तुलना करनी चाहिए कि उस 15 साल में वो लोग क्या किए थे और 4 साल में क्या हुआ, वो तुलना कर ले। किसानों को क्या वो 2100 रुपये को वादा किए थे वो कर पाए? 300 रुपये बोनस हर साल देंगे बोले थे, दे पाए? चावल सबको उपलब्ध हो पाया, राशन सबको उपलब्ध हो पाया था? स्कूल बंद क्यों किए थे वो बताएं। तो ये सब उनको बताना चाहिए। नान में, खदान में, धान में घोटाला क्यों हो वो बताना चाहिए। चिट फंड कंपनी को पैसा डकार गए और यही लोग सब उसके मुख्य अतिथि थे, वो पैसा कहाँ गया वो बताना चाहिए। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से गया, गरीबों का, किसानों का, नौकरी पेशा वाले लोगों, व्यापारियों को पैसा गया चिट फंड कंपनी में, तो बताना चाहिए उनको, बिल्कुल करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्या परिवर्तन अब तक देखने को मिला? देश में बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो समाज के बीच में जो खाई पैदा कर दिया गया था, हिंसा और घृणा और नफरत दिमाग में भर दिया गया था, अब उसमें परिवर्तन है। लोग अब सोचना शुरू किए कि नहीं, देश का असली मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, हमको उसमें एक साथ खड़ा होना है। और यही कारण है कि राहुल जी की जो पद यात्रा है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग अब तक जुड़ चुके हैं।
थैंक यू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण को लेकर उन्होंने बातें की, तमाम तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं उनका उन्होंने जवाब दिया। इधर भोपाल से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा आरोप है कि जेल में बंद कांग्रेस के नेता राजा पटैरिया, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा पटैरिया को संगीन अपराधियों के साथ जेल में बंद किया गया है। रात भर संगीन अपराधी राजा पटैरिया को परेशान करते हैं। सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। पार्टी के मित्रों ने हमें सूचित किया है कि राजा पटैरिया को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। संगीन अपराधी कैदियों के साथ उनको बंद करके रात भर वहाँ अपराधियों ने उनको परेशान किया, सोने नहीं दिया और गंदे कंबल और चादर दे दिए गए हैं, जिससे वो रात भर परेशान रहे। ये सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, ये बात गले नहीं उतरती कि किसी राजनीतिक क्षेत्र के इस तरह से जो जेल में भेजे जाते हैं उन्हें बदमाश या कोई अपराधी परेशान कर सकता हो, पर आरोप तो आरोप है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए अभी मंत्री विश्वास सारंग से भी हमारी इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया था, तो उन्होंने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को बताना चाहिए कि जेल में बंद राजा पटैरिया के हालातों को लेकर उनका सोर्स क्या है, जो जानकारी उनको मिली है वो कैसे उन तक पहुंची है। तो ये सवाल भी उठकर खड़ा होता है कि राजा पटैरिया जेल में बंद हैं, 2 दिन उनको जेल में पहुंचे हुए हो गया है, तो क्या उनकी स्थिति है, उसका आकलन डॉक्टर गोविंद सिंह ने किस तरीके से किया, इसको लेकर अब बीजेपी उनसे सवाल कर रही है। तो अभी राजा पटैरिया पीएम मोदी के हत्या से जुड़े हुए बयान को लेकर जो है जेल पहुंचे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया कोर्ट ने। लेकिन अब उनके जेल में हालातों को लेकर जो है विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों के साथ उनको रखा गया है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। बहरहाल ये भी जांच का विषय हो सकता है कि वाकई में जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं राजा पटैरिया और उनके साथ जेल में किस तरीके का बर्ताव हो रहा है ये जरूर देखना होगा। लेकिन बीजेपी अब ये जरूर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का सोर्स क्या है, ताकि कैसे उनको इस बात की जानकारी लगी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, यूथ कांग्रेस में जल्द बड़ा परिवर्तन होगा। काम ना करने वाले पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बेहतर काम करने वालों को प्रमोट किया जाएगा और पदाधिकारियों के कामकाज की लगातार समीक्षा हो रही है। कमलनाथ ने पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को दी है। निर्देश हम सबको दिया है कि बूथ पर मजबूती लेकर आओ, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 70% से ज़्यादा युवा लोग हैं जो मतदाता हैं और उनको जोड़ने का काम, साथ में वोटर लिस्ट का जो वेरीफाई करने का और रिवीजन का काम भी यूथ कांग्रेस को दिया गया और उसमें पूरी ताकत से हम लोग कल से भिड़ गए हैं और इसका बहुत बड़ा असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, वो तमाम दावे वादे वो हर बार किए जाते हैं, जवान कांग्रेस को लाने की बात की जाती है, विक्रांत भूरिया भी वही बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये सब सुनने में। अब तो कांग्रेस उस मोड पर है कि करके दिखाओ तो जाने। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लिए 2023 की जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है और कांग्रेस की कहीं ना कहीं भली भांति इस बात को जानती है कि अब उनको जनता के सामने नए चेहरों के साथ उतरना पड़ेगा, मजबूत चेहरों के साथ उतरना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पार्टी में तरजीह देनी होगी जो हवाई नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर काम करे, क्योंकि बीजेपी के पास एक अपना मजबूत कैडर है। बीजेपी संगठन के तौर पर काम करती हुई आई है और बहुत पहले ही चुनावी तैयारी 2023 की जो है वो शुरू कर दी है। सत्ता भी मौजूदा समय में बीजेपी के हाथ में हो, तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो सीधे पब्लिक को कनेक्ट कर रही है वो लगातार सरकार की ओर से लाई जा रही है। आने वाले समय में कुछ और ऐसी योजना आएंगी। कांग्रेस के पास बड़ा चैलेंज ये है कि इस बार जो 30 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोट करेंगे, उनको अपने साथ लिया जाए, क्योंकि यही पूरे इलेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर जो है वो साबित हो सकते हैं, निर्णायक फैक्टर
वोटर जो है वो साबित हो सकते हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस को कमलनाथ ने और कृष्णा आलूवरे जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं उन्होंने मंथन किया और उसके बाद ये जिम्मेदारी दी गई है कि बूथ पर पहुंच जाएं, बूथ को मजबूत करें, वोटर लिस्ट को वेरीफाई करें, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनसे सीधा संवाद करने की कोशिश करें और जो दूसरे वोटर्स हैं उनको भी कांग्रेस की ओर टर्न करें। इसके साथ ही जो हाल ही में नगरीय निकाय के पंचायत के चुनाव हुए, भारत जोड़ो यात्रा हुई जो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको पार्टी में तरजीह दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा। और वहीं विक्रांत भूरिया ने कहा है कि इस दौरान जिनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, बार बार कहने पर भी जो लोग जमीन पर नहीं उतरे, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को अब बाहर का रास्ता संगठन से दिखाया जाएगा या फिर उनके जो पद हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। और इस तरीके की कार्यवाही अब कांग्रेस में बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि अनुशासन से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर सकती है, ये तय है। और कमलनाथ बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के मजबूत कैडर से है, मजबूत संगठन से है और निश्चित तौर पर उसके लिए सक्रिय लोगों को आगे लाना पड़ेगा। जी ललित जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जया ठाकुर से पूछा है कि आप इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं? अगर आप याचिका वापस नहीं लेती तो हम जुर्माना लगा देंगे। कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, विस्तार से जानकारी दें जरा। जया ठाकुर को कहा गया है कि आप कैसे प्रभावित हैं, वरना आप पर ही हम जुर्माना लगाते हैं। देखिए, बिल्कुल ललित, आपको बता दूं कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लंबित हैं। इस बात का जवाब सरकार की ओर से विगत दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दिया गया था और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है तब तक वो फिलहाल सुनवाई नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द निपटारा कराए। इस बीच आज ये महत्वपूर्ण याचिका जो कि लंबे समय से लंबित थी, जया ठाकुर जो कि अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं 27% आरक्षण को लेकर के याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप आखिर इस फैसले से कैसे प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं क्या आपने कहीं भर्तियों के लिए आवेदन दिया था या कोई समस्या है? इस बीच कोई स्पष्ट उनके द्वारा रिप्लाई नहीं दिया गया। तो इस बीच ही आज ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक अख्तियार किया है और रोक, चूंकि मांग जया ठाकुर की वही थी जो समान रूप से ओबीसी वर्ग की पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन आज ये जी एक बड़ा पॉइंट, हालांकि इस याचिका में जो कहा गया कि 4 सालों से सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हैं, ये एक बड़ा पॉइंट भी था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। खल्लारी विधानसभा